नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांच का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया अपना 7वां बजट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। तमाम वर्गों को इस बजट में सम्मिलित करने की बात कही जा रही है कि सबको समाहित किया गया है। सरकार का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण दिया। बिहार में बजट भाषण में उन्होंने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हाईवे, अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधित बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णोदय योजना भी लाएगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। बजट में राजस्थान के कुछ खास नहीं देखा गया। राजस्थान के लिए कुछ खास नहीं था, जिसको लेकर कांग्रेसी सांसदों ने मोदी सरकार के बजट को प्रदेश की जनता के साथ छलावा बताया। 5 का पंच में चर्चा इसी पर होगी। मोदी 3.1 पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है। आप देखिएगा और समझिएगा बजट में किसको क्या मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है, जहां बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस दिखा, तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी सरकारी खजाना खोल दिया गया। वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर इन दोनों राज्यों की स्पेशल पैकेज की पुरानी मांगों को काफी हद तक पूरा कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की सहायता देगी। साथ ही राज्य के कई अन्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। साथ ही सीतारमण ने बिहार के लिए करीब 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। सरकार ने इस विकास योजना को पूर्वोदय नाम दिया है, जिसके तहत बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। बिहार में विकास कामों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की और पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga Spurs. सरकार ने अपने बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए तमाम योजनाओं के जरिए सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य तय करने की कोशिश की है, जिसके तहत जो बड़े ऐलान हुए हैं उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति बनेगी। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दाल दलहन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, तो वहीं सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने की योजना होगी। राज्यों की पार्टनरशिप में किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान है। युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का भी ऐलान है।
साथ ही उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का ऐलान किया गया है। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक डीबीटी किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। महिलाओं के लिए हॉस्टल और विशेष कौशल कार्यक्रम की घोषणा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। आदिवासी समुदाय के लिए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, तो वहीं 63,000 गाँवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में अहम रोल रखने वाले एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि लघु कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी लेकर सरकार आई है। मशीनरी की खरीद पर टर्म लोन दिया जाएगा। सरकार ने मुद्रा लोन पर लिमिट बढ़ा दी है। लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. इसके अलावा देश के तमाम शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कई ऐलान हुए हैं। साथ ही स्पेस एविएशन को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। अगर आम आदमी की बात करें तो उनका पूरा फोकस रहता है कि बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। तो ये भी आपको बता देते हैं। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे, बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होगी, चमड़े के सामान, प्लेटिनम, कॉपर, स्टील सस्ती होगी। तो वही इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना चांदी से सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, तो लिहाजा सोना चांदी भी सस्ते होंगे। ये लगातार 7वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी बना लिया है। लेकिन इस बजट से देश का आर्थिक रिकॉर्ड कितना सुधरेगा, इसका पता आने वाले वक्त में ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय बजट, बहुत सारी उम्मीदें, कुछ लोग खुश तो कुछ लोग निराश भी। तो वहीं निशाना भी साधना विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया है। राजस्थान को कुछ नहीं मिला, ये कह रहा है विपक्ष। कह रहा है कि भैया बजट में निर्मला सीतारमण ने सिर्फ बिहार, जो उनके कुर्सी के 2 पाए थे, उनको संभालने की कोशिश की। बजट में कुछ हुआ नहीं है खास, वही पुरानी पोथी को पढ़कर चिपका दिया गया है, विपक्ष ही कह रहा है। लेकिन जब तमाम वर्गों से बात की जाती है तो उन लोगों का कहना है भैया आज राहत की बारिश हुई है केंद्र की तरफ से। निर्मला सीतारमण का अनुभव इस बजट में नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, बजट के बाद उन्होंने संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने भी बजट की खूबियां बताई। जेपी नड्डा आए, वो भी बजट की खूबियां बताकर निकल गए। लेकिन विपक्ष को कहां दर्द हो रहा है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ में करवा देता हूं, राखी राठौड़ जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैडम सीबी यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीबी यादव साहब, स्वागत है आपका भी जी राजस्थान पर। और राजेश कसेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी, आपका भी स्वागत है। किसान नेता राय साहब चाहर भी हमारे साथ जुड़े हैं। राय साहब चाहर जी, चाहर साहब, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर। एक एक करके चर्चा शुरू करेंगे आप सभी से। बिल्कुल। और राखी जी, आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि देखिए केंद्रीय बजट आया, बजट को लेकर
कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग निराश भी हैं, लेकिन इसे अमृतकाल का बजट प्रधानमंत्री ने कहा था और यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री का अनुभव इसमें दिखाई दिया है। लेकिन राजस्थान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, बिहार को आपने अच्छा कुछ दिया, अच्छा खासा बजट उनके लिए दिया, उड़ीसा को भी लेकर दिया, लेकिन राजस्थान के लिए कुछ नहीं रहा। ऐसा क्यों रहा? देखिए खुशबू, एक जो आज का बजट है, सबसे पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जिन 4 वर्गों को, जिन 4 क्षेत्रों को उन्होंने छुआ, जिसमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को छूते हुए जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी ये पूरा बजट रहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जहां तक देखिए इस तरह की बात की जाती है, हम संघीय ढांचे में हैं, ये कोई स्टेट का बजट नहीं था, ये हमारे देश का बजट है। और उसके लिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पे जरूरत है, अगर पर कैपिटा इनकम की मैं बात करूं तो बिहार हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी में आता है। अगर बिहार जैसे प्रदेश को जरूरत है तो हम एक देशवासी, एक यूनिट के रूप में क्यों ना ऐसा हो कि हम खुश हों कि बिहार जो है वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और वो आगे जाके डेवलप होने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, वहां अलग से वहां पे जो बैंकिंग सर्विसेज है उसकी बात डेवलप है क्या राखी जी? बिल्कुल करना है। अब क्या डेवलप करने की राजस्थान? देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि राजस्थान को अब जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि पिछली बार जब 4 करोड़ से ऊपर घर बने और 20 लाख घर राजस्थान में बने तो वो बने ना। अगर सोलर योजना के माध्यम से 30 यूनिट बिजली सबको मिलेगी तो हमारे राजस्थान के घर भी उसमें शामिल होंगे। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या राजस्थान के लोगों को सवाई माधोपुर, दौसा, और हम लोग जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमारे सभी रास्तों में वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ? एक कॉमन टोटालिटी में देखना पड़ेगा। और खुशबू ये बताइए, ईआरसीपी योजना है तब उसमें क्या एमपी और राजस्थान को फायदा नहीं होगा? जब यमुना जल समझौता है तो हरियाणा और राजस्थान को फायदा होगा? तो ये तो क्यूमुलेटिव देखना पड़ेगा। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में जो काम होगा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी फायदा होगा। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए जैसी जिसकी भावना होगी वो वैसा ही करेगा, यही उम्मीद करते थे हम लोग। सीबी यादव जी से पूछ लेती हूँ। सीबी यादव जी, राखी जी बता रही हैं अच्छा खासा फायदा होगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली फायदा होगा। साफ शब्दों में कहें तो फिर क्या कांग्रेस को दिक्कत है? खुशबू जी, हमें लगता था कि मोदी जी जो देश की जनता ने जो मोदी जी को एक सबक दिया था कि आप अंबानी और अडानी जी की सिर्फ परवाह मत करो, इस देश के बाकी नागरिक भी है। 140 करोड़ आप बार बार कहते हो, उनकी भी परवाह करो। लेकिन बजट में उनकी कहीं दूर दूर तक भी चिंता नहीं है, बल्कि मोदी जी को जिस तरह से मैंडेट दिया कि सबक सिखाया था, वो लगता है कि इस बजट में बदला लेने वाली भावना है आम नागरिकों के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आंकड़ों से कहता हूँ। बजट होता है कि आप किसको क्या दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो। बजट घोषणाओं से, बजट भाषणों से नहीं चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नागरिकों को क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सिक्योरिटी। हमको डिफेंस में सिक्योरिटी चाहिए। आप देखेंगे तीनों ही सेक्टरों के भीतर, अगर आप देखोगे शिक्षा के भीतर बजट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा कि जीडीपी का 6% देंगे टोटल, अगर हम देखें पूरा शिक्षा का बजट अगर आप देखोगे तो 2% के आसपास है। स्वास्थ्य के भीतर जो इनकी जो हेल्थ पॉलिसी थी 2017 में बनी थी, उसमें कहा कि स्वास्थ्य के भीतर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का केंद्र का बजट हिस्सा होना चाहिए। केवल 91,000 करोड़ रुपए दिया है। मतलब अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य के भीतर बजट घट गया है। नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य तो पहला ही चाहिए। डिफेंस का बजट घटाना सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि अग्निवीर योजना चालू रहेगी और किसानों के बच्चे जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं उनके साथ क्या 4 साल की एक तरह से नौकरी दी है, वो मतलब एक तरह से दिया। ये नहीं दिख रहा विपक्षी दल को? देखिए आंकड़ों से बात होनी चाहिए खुशबू जी। 2019 के अंदर किसान और जो खेती और अलायंस का मतलब होता है ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उन पे टोटल बजट का 5.44% हिस्सा था और 2025 के अंदर ये 3.15% हो गया। जब जेब में से पैसा खर्च करेंगे तभी तो आप प्राथमिकता बताओगे। आप कैसे बताओगे? केवल घोषणाओं से तो बता नहीं सकते। मैं कह रहा हूं टोटल बजट के अंदर हिस्सेदारी कितनी, आप बता दीजिए। मीडिया पर्सन हो आप बता दीजिए। राखी जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। सीबी यादव जी, राखी जी रुकिए एक मिनट। जिस वर्ग के लिए बजट दिया गया, जिस पर फोकस किया गया, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। राय साहब चाहर जी किसान नेता हैं। चाहर साहब, बजट आपने देखा, सुना, पढ़ा होगा आज जगह जगह पर, सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर। क्या कुछ आपके लिए खास आज नजर आ रहा है इस बजट में? किसानों के लिए ना पहले कुछ खास था गुप्ता जी और ना अब कुछ खास है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट आज
माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ के सुनाया है, उसमें 1.5 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने खेती से रिलेटेड रखा है। भारत की जो कुल आबादी है उसका 65% जो है वो खेती किसानी पे निर्भर करता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उस पर निर्भर करता है। तो सिर्फ 3% में उन्होंने रख दिया। क्या दिया है किसानों को उन्होंने? कहा उन्होंने पूरे जो उन्होंने बजट पत्र में कहा एमएसपी की बात की है, कहा उन्होंने जो कृषि उपकरणों पे जो जीएसटी लगाई जा रही है उसको कम करने की बात की है, कहा उन्होंने किसान की जो फसल है उसके लिए कोई भी चीज सुनिश्चित की है। पूरे बजट में किसान का कहीं भी नाम नहीं है, पूरे बजट में कहीं भी मजदूर का नाम नहीं है। 100 करोड़ रुपए इन्होंने जो बिना सिक्योरिटी के देने की बात की है, ये कॉर्पोरेट घरानों को देने की है। और शुरू से हम तो कहते आ रहे हैं कि ये जो सरकार है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, न कि बीजेपी की सरकार है। क्योंकि बीजेपी किसानों के साथ जो है वो धक्काशाही नहीं करती है, और जो कॉर्पोरेट की सरकार है वो सिर्फ कॉर्पोरेट का सोचती है कि एक किसान और मजदूर 100 करोड़ का लोन लेगी या 100 करोड़ का कर्ज उसको चाहिए, नहीं चाहिए उसको। फसल की एमएसपी चाहिए। और राकेश जी, मैं चाहूंगी जवाब दीजिए कि किसानों का जिक्र आप कर रही थी लेकिन किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राय साहब को आपने सुना, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, राय साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहती हूं कि एमएसपी के लिए आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा कि 1 महीने पहले रिकॉर्ड स्तर पर एमएसपी की बढ़ोतरी अगर की तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार ने की। मैं पूछना चाहती हूं कि मसूर की जो एमएसपी 2013-14 में 2900 रुपए के आसपास होती थी, आज 23-24 में 6425 रुपए के आसपास है। 118% का इंक्रीमेंट अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए सरकार ने किया है। गेहूं में भी ऐसे ही 68% का जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो एमएसपी पर हुआ है। किसानों के लिए लगातार, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे किसानों के लिए अलग से, और आज देखिए उन्होंने 109 ऐसे बीज थे जिनके लिए अलग से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी जिससे कैसे उन्नत को हम और बढ़ा सकें। कोल्ड स्टोरेजेस की बात हो जो आसपास के क्षेत्रों में बनेगी, सब्जियां और फल खराब हो जाते हैं, उसके लिए अलग से बात हुई। राखी जी बिल्कुल, देखिए उसका प्रयास किया गया जी। देखिए आय दुगनी तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें जोर देना होगा। जोर कैसा? जिसमें कोल्ड स्टोरेज की बात हो, जहां पर प्रोडक्शन होता है सब्जियों का, उसके आसपास जो है वो ऐसा प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, वहां कोल्ड स्टोरेजेस हो, तो निश्चित तौर पे जो प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो किसानों को भी मिलेगा, और वो जो सब्जियां खराब हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। किसानों के लिए नए क्रेडिट कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जमीनी जो है जमीन है उनके रजिस्ट्रीज की बात भी की है कि हम लोग पोर्टल के माध्यम से उन रजिस्ट्रीज को भी ऑनलाइन माध्यम से उनको बेनिफिट देंगे। तो लगातार किसानों के लिए काम किया। और देखिए यादव साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह से कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज पार्टी रही है। जो डेटाज इन्होंने दिए, मैं चैलेंज करती हूं उन डेटाज को। पिछली बार जो बजट आया उसमें 21,000 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा इस बार बजट आया है, और गलत डेटा देकर के लोगों के लिए आप मत कीजिए। एमएसपी क्या देते थे 13-14 में, बताइए लोगों को कि आप क्या देते थे, हम क्या देते हैं, कितनी खरीद आप करते थे, कितनी। और राय साहब से मैं कहूंगी देखिए हर चीज को एक ही प्रोस्पेक्ट से देखने की जरूरत नहीं है। कितनी खरीद यूपीए गवर्नमेंट किया करती थी, कितनी खरीद हम करते हैं, हम 10 गुना ज्यादा खरीद करते हैं और उससे बेटर कीमत पे खरीद करते हैं। तो इन सब चीजों को भी कंसिडर कीजिए। जिस तरह से ग्रोथ रेट हमारी बढ़ती जा रही है, देखिए मैं ये बात जरूर कहूंगी कि कुछ पूरे वैश्विक स्तर पे भी इस बात को देखने की जरूरत है। आज हमारे देश की ग्रोथ रेट 7% है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वो 0.7% के पास आ रही है, यूएसए की 2.6%, चाइना की 5%, लेकिन हमारी ग्रोथ 7% है। कुछ तो अर्थव्यवस्था में अच्छा हमने किया ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत आगे बढ़े, कानून वापस ले लिए। क्या नाराजगी अब भी है क्या सर? दिल में कहीं कसक रह गई क्या? किसान तो सड़क पर आज भी बैठे हैं। कहाँ इन्होंने एमएसपी की बात की थी, कहाँ इन्होंने एमएसपी के लिए कानून दिया, बनाया कानून एमएसपी पे? अभी जब इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने 2700 रुपए गेहूं खरीद की बात की थी, 2400 रुपए में गेहूं बिका था। कहाँ इन्होंने एमएसपी खरीद की है? और ये एमएसपी खरीद, फसल की खरीद शुरू कब होती है? जब किसान अपनी सारी फसल बेच देता है उसके बाद की खरीद शुरू करते हैं। राय साहब कुछ पॉइंट्स हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग पर है। सरकार 32 फसलों के 109 किस्में लॉन्च करेगी। आप समझिए इस बात को, एक ही फ्रेम में देखना हर चीज को ठीक नहीं है। राय साहब जी ये चीजें मैं बता रही हूँ, चीजें मैंने देखी बजट में। किसानों के लिए आप बताइएगा किससे फायदा होगा कि नहीं होगा। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता है, कृषि रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकता है, वहीं दलहन तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएंगे। ये चीजें क्या किसानों को फायदा नहीं देंगी? देखिए मैडम, जहाँ फसल जो होती है वो जलवायु के अकॉर्डिंग होती है। ऐसे नहीं होती कि जहाँ गेहूं हो रहा है वहाँ अपने आम बीज देंगे। अच्छा आपको क्या मिला ये बताइए, बजट में आपको क्या मिला? राय साहब, चाहर साहब, आप देख लीजिए ना,
65% जो खेती आप किसानी क्या का कह लागत रहे है, हैं? कुछ नहीं मिला आपको बजट में? आपके लिए कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं? बताइए कहाँ कृषि उपकरण पे कहीं जीएसटी हटाने का नाम लिया इन्होंने? इन्होंने 10,000 रुपए मासिक किसानों को देने की बात की थी, उसका कहीं भी बजट में जिक्र हुआ है तो आप मुझे बता दें। चार साहब, एक आंकड़ा आपको बताता हूं। मनमोहन सरकार ने, जो आप बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे और कमियां गिना रहे थे कि इस बजट में ये कमियां हैं, साहब हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हाथ खाली रह गए किसान के। तो एमएसपी के बारे में बताइए पहले तो मुझे कि पिछली सरकारों ने कितनी एमएसपी आपको दे दी, कितनी बार दे दी? ठीक है साहब, रुकिए 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 रुकिए, चार साहब रुकिए, बात सुनिए, पूरा सवाल ले लीजिए, फिर आप अपना एक साथ जवाब दीजिएगा, आपको समय दूंगा। मनमोहन सरकार ने एग्रीकल्चर पर बजट का 1.9% खर्च किया था। मोदी सरकार ने 4.97% एग्रीकल्चर पर। आपको तब भी शिकायतें हैं सर? क्या कर दें, सीना चीर के दिखा दें अब कि किसानों के लिए कितना प्यार है। आपने 3 कानूनों का विरोध किया, वो आगे आए, देश के मुखिया है साहब, वो आगे बढ़ते हैं और कानून वापस ले लेते हैं। अब भी उन्होंने पिछली सरकारों से ज्यादा खर्चा किया है एग्रीकल्चर पर, आपको फिर भी शिकायतें हैं सर? एमएसपी की बात आप करते हैं, पिछली सरकारों ने कितनी बार आपको एमएसपी दे दी? उन सरकारों के वक्त पे आपने कितने आंदोलन कर लिए थे ऐसे? किसान तो हमेशा आंदोलनरत रहा है गुप्ता जी। किसान को हर चीज मांगने के लिए आंदोलन ही करना पड़ता है, सरकार से बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। आपको पिछली सरकारों ने क्या उस वक्त राम राज्य आ गया था क्या सर? धीरे धीरे होता है ना चार साहब। मेरा कहना इतना सा है, आप किसी सरकार को वक्त देंगे, उनके पास भी राजकोष में अगर 58 है तो उसमें से 54 वो खर्च कर पाएंगे सर, समझिए इस बात को। पूरी 58 वो किसानों को नहीं दे पाएंगे। एक बात मेरी सुनी नहीं जी बोले। आप मेरे को सुनी नहीं रहे। हाँ जी बोले। आप एक बात, जब कॉर्पोरेट घरानों का इतना कर्जा माफ किया जा रहा है, इससे मुकरते हो क्या? इससे कोई मुकर रहा है क्या? कॉर्पोरेट घरानों का इतना कर्जा माफ किया है, किसान की कर्ज माफी। 4 घरानों के नाम बताइए जिनका कर्जा माफ हुआ, बहुत बड़ा बड़ा कर्जा माफ हो गया। 4 घरानों का नाम बताइए। नहीं हुआ, मुझे बताइए, मुझे तो नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। आप बताइए 4 घरानों के नाम जिनके कर्ज माफ हुए। मैं डेटा लेके आऊंगा तो उसका भी बता दूं किस किस का माफ हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों का नहीं हुआ तो बताइए। कॉर्पोरेट घरानों का कर्ज माफ हुआ, किसान का काम आपने अगर कहा तो आंकड़ा होगा ना आपके पास। आप बताइए आज किसान को क्या मिला है आज के बजट में? आप मैंने तो एक पॉइंट गिनाया सर आपको, आपने मैं तो सुना सर नहीं। आपसे चार साहब आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ कर दिया मोदी सरकार ने। मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाता हूँ, चलो, हालांकि आप चलिए 4 नहीं 3, अच्छा 2 घरानों का नाम जिनका कर्जा माफ हुआ। एक्चुअली हम लोग चार साहब होता क्या है चार साहब, हम लोग पढ़ते हैं नहीं, हम लोग आंकड़े देखते हैं नहीं, हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहां से उठाया और डिबेट में चिपका दिया। मुझे आप 2 घरानों का नाम बता दीजिए जिसका कर्जा माफ हुआ। दूसरा सुनिए, दूसरा क्या आपको, ठीक है मैं आपकी बात से मान लेता हूं कि ठीक है साहब मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ कर दिया, देश की लुटिया डुबो दी, मैं मान लेता हूं। मुझे ये बताइए क्या किसानों को कुछ नहीं दिया क्या? और पिछली सरकारों ने कितना दे दिया? तुलना कीजिए ना सरकारों की। पिछली सरकार ने नहीं दिया तो बदल दिया ना, और बदलने के बाद क्या हुआ? तो इनको नहीं बदला तो कुछ तो कारण रहा होगा ना, इनको नहीं बदला तो कुछ कारण रहा होगा फिर, यानी आप मान रहे हैं इस बात को? मेन कारण यही है कि किसान को मारना ही है। अच्छा, किसान के लिए कुछ अरे सर, 100 करोड़ किसान सम्मान निधि हर आपके बैंक खाते में हर महीने पैसा आ रहा है, उसके बावजूद इससे पहले की सरकारें आपको कितना पैसा देती थी? कितना खाते में आता था आपके? कितना आता था आपके खाते में पैसा? पहले की सरकार ने नहीं दिया तो बदल दिया ना उसको। इधर बताइए पहले की सरकार ने नहीं दिया तो उसको बदल दिया। मैं भी तो वही कह रहा हूं, अब इन्हें नहीं बदला यानी ये कुछ कर रहे हैं। आप समझिए चाहर साहब, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। राय साहब एक पॉइंट सुनिए, मुझे लगता है उसके बाद आप जवाब देंगे तो और बेहतर तरीके से देंगे। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, क्या यह आंकड़ा छोटा है? 1.52 का जो आपने बताया है आंकड़ा, लाख करोड़, आप 48 लाख करोड़ रुपए के बजट में 1.52 लाख करोड़ का इन्होंने जो दिया है, उसका मुझे तो आप ये बताइए कि ये सिर्फ कागजों में दिया है या कहीं हकीकत में भी देंगे? इन्होंने तो ये कहा था कि 10,000 रुपए मासिक आप जो है आपके खाते में अगर डाले बजट जाएंगे। भाषण में ये बोला है तो ये सिर्फ कागजों तक रहेगा क्या सर?
आज तक तो कोई ऐसी ऐसी सुविधा है नहीं जो मिली थी। इन्होंने तो ये कहा था किसी कि चीज से संतुष्ट नहीं है मतलब राय साहब आप? 2014 में मैं राजेश जब कसेरा जी के NDP पास जाऊंगी। ठीक है राजेश कसेरा जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ कि कृषि को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, अन्नदाताओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बजट एक उन्हें भी दिया गया है, क्या ये बजट सही नहीं दिखाई दे रहा? आप कैसे देख रहे हैं, आपके नजरिए से बजट कैसा है? देखिए खुशबू, एक हर साल जो सरकार की मंशा यही रहती है कि वो उम्मीद से बढ़कर देश के विकास के लिए और जो संकल्प लिया है उसके लिए कामकाज करे। सरकार किसी की भी पार्टी की हो, कोई भी सत्ताधारी दल हमेशा यही चाहते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए कामकाज हो और उसी प्रोजेक्शन की दिशा में बजट को पेश किया जाता है। ये देश के अंदर ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है शायद कुछ। राखी राठौर जी जवाब दे दीजिए जरा आप हमारे किसान नेताजी का। जी देखिए, लगातार इन्वेस्टमेंट किए गए, मैंने अपनी बात को रखा, लेकिन वो पुख्ता तरीके से इस बात को नहीं बता पाए कि एमएसपी पे खरीद कौन सी सरकारें ज्यादा करती थी, उनकी रेट्स क्या थी। मैं यादव साहब से भी निवेदन करूंगी कि चैनल पर आकर के गलत चीज नहीं दे। मैं आप चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए कि रक्षा बजट अभी 6.24 लाख करोड़ का आज अनाउंस हुआ है, जो पिछली बार 5.94 लाख करोड़ का था। इंप्रूवमेंट हुआ है या कम हुआ है? इन्होंने कहा कि हेल्थ के सेक्टर के अंदर बजट जो है वो कम हो गया। हेल्थ के सेक्टर में आज 90,000 करोड़ का बजट अनाउंस हुआ है, जो पिछली बार 87,000 करोड़ का था। झूठे फिगर्स कहां से लेकर आते हैं यादव जी? देखिए, कांग्रेस का काम ही यही हो गया, खुद ने कुछ किया नहीं, घोटाले पे घोटाले किए, लेकिन सरकार अगर इंप्लीमेंट कर रही है, ग्राउंड लेवल पर आकर के उन चीजों को एड्रेस कर रही है जिसको जरूरत थी। आज रोजगार के क्षेत्र में एक शब्द नहीं निकला यादव जी के मुंह से कि अगर 4 करोड़ युवाओं को फायदा होगा, अगर प्रशिक्षण लेकर के इंटर्नशिप के माध्यम से अगर 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो 500 बड़ी कंपनियों में नौकरियां पाएंगे, उसके लिए एक शब्द निकलेगा नहीं। अगर राजस्थान के बच्चों को यहीं के स्टेट के अंदर अगर कहीं पे एडमिशन पाना है, 10 लाख से ऊपर का ऋण मिलेगा, उसके लिए नहीं बोलने की नहीं बोलेंगे। वो वादे तो अब तक पूरे नहीं हुए। एक मिनट, देखिए, रोजगार की बात बिल्कुल सही की, बिल्कुल सही कही आपने ये बात। ये बताइए मुझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो पिछले सालों में हुआ है। लास्ट ईयर के बजट की मैं बात करूं तो 10 लाख करोड़ का बजट था, और इस बार जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 11.11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जब रोड बनती है, रेलवेज बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, तो क्या वहां पे रोजगार सृजित नहीं होते? जब मुद्रा योजना के अंदर हम लोग पीएम स्वनिधि के माध्यम से भी देते हैं लोगों को लोन, तो क्या रोजगार सृजित नहीं होते? आज ये बताइए, 2013-14 में यूनिकॉर्न हमारे यहाँ पे 2-3 थे, आज 100 से ऊपर चले गए, तो क्या उन यूनिकॉर्न्स के अंदर रोजगार सृजित नहीं हुए? स्टार्टअप्स हमारे 0 थे, लेकिन आज 90 लाख स्टार्टअप्स अगर देश के अंदर है, तो क्या हमारे पास रोजगार सृजित नहीं हुए? देखिए, रोजगार सृजित होते हैं जब सरकार की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाता है, और लगातार सरकार की तरफ से स्वरोजगार की काम किया है हमेशा। राखी राठौर जी, रोजगार सृजित आपने बहुत करवा दिए जी, और देश का भला कर रही हैं आप, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अयोध्या में राम मंदिर जब बन रहा था, आप लोगों ने यही कहा था रोजगार सृजित होगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको वहीं पर हरा दिया, और कारण ये बताया कि साहब हमारे मकान तोड़ दिया, हमारी दुकानें तोड़ दी, हमारा जो रोजगार का साधन था वो तोड़ दिया, हमारे तो पेट पे लात मार दी, हमारी 2 टाइम की रोटी छीन ली बीजेपी ने, इसलिए उन्होंने सिरे से नकार दिया। रोजगार सृजित अगर हो रहे हैं तो फिर ये परिणाम क्यों आ जाता है? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, देखिए, एक तो हम अयोध्या में हारे नहीं है, वो सीट जो है वो संसदीय क्षेत्र फैजाबाद थी। अयोध्या विधानसभा जो है उस फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की एक सीट वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो उसमें वैलिड नहीं रहे, क्योंकि अयोध्या विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। फैजाबाद, ये अच्छी बात है कि राम भगवान की कृपा है कि एटलीस्ट अयोध्या मुंह पर आने तो लगा, नहीं तो फैजाबाद 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 ही बोला करते थे, लेकिन अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। देखिए, लगातार जो काम हुआ है, और आप भी जब सुमित जी बाहर निकलते हैं, आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नजर नहीं आता? आप नोएडा के आसपास होंगे, वहां द्वारका एक्सप्रेस वे आप नहीं गए क्या? आपने देखा नहीं कि किस तरह से हमने अब लोगों के जीवन शैली के अंदर जो एक ईज ऑफ लिविंग है उसको ऐड किया है? आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रेलवे, हमारे जयपुर का रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे के लिए कुछ खास नहीं रहा लगातार बजट में। एक बार रेलवे का जिक्र हुआ, उसके बाद राखी राठौर जी, रेलवे आप कई बार कह चुकी हैं अभी तक, लेकिन रेलवे के लिए कुछ खास नहीं रहा मैडम। 2.52 लाख करोड़, मैं बता दूं खुशबू आपको डिटेल, 2.52 लाख करोड़ का रेलवे का बजट हुआ है, जो
2014 से 9% बढ़ोतरी पर है। मतलब हमने लगातार बढ़ाया है। आज वंदे भारत ट्रेन में अगर आपने सफर किया हो तो ऐसी ट्रेन जो हमारे देश में निर्मित होती है और गर्व से कहती हूँ इस बात को। हम पहले स्विट्जरलैंड की सड़कों इनकी ट्रेन की बात करते थे, आज वही टेक्नोलॉजी जो जर्मनी में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है, हमारे यहाँ पर। आप जो पुरानी ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं उन्हें संभाल लीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे सुमित जी तो हमने कोशिश किया है, कवच नाम से प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है। जैसे ही वो पैन इंडिया डेवलप हो जाएगा तो पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। टेक्नोलॉजी को और हमारी यूथ विंग को कैसे यूज करना है, कैसे उनको सही दिशा में देश हित में लगाना है, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए 2047 तक। मैम सुनिए, वो अभी 2000 जगह भी 2000 पटरियों पर भी नहीं हो पाई है, और जबकि अच्छा खासा आंकड़ा है। कब तक होगा वो? ये 5 साल में कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, काम चल रहा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ खुशबू कि इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं उन्हें कम किया जाए, और इसीलिए लगातार ऐसे टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है जो हमारे स्वनिर्मित हो, हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से उसको हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट करें। मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए मैंने बताया आपको कि रेलवे का बजट जो है वो 2.52 करोड़ है, जो कि इन सभी चीजों को शामिल करते हुए, और अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी जगहों पर भी हमने रेलवेज पहुंचाने का काम किया है जहां पे एक्सेसिबिलिटी थी ही नहीं, वो पहुंचा करके और साथ के साथ सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हुए लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं आता हूं मैं आपके पास। राजेश कसेरा जी, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? हाँ बिल्कुल सुमित जी, उस समय बात अधूरी रह गई थी, टेक्निकल फॉल्ट थी, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि सरकार का काम है कि देश की जो आबादी है, देश की जनता, उनको हर क्षेत्र के अंदर सर्वांगीण विकास करना। किसी एक क्षेत्र के अंदर काम करेंगे तो फिर वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा, कहीं तेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हमारे यहाँ रेज होते रहते हैं, पर सरकार की मंशा जो होती है वो कहीं लोगों को राहत पहुंचाने की होती है, और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तभी तो बजट जो है धीरे धीरे बढ़ते हमारा 48 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर बराबर डेवलपमेंट हो, खासकर जो सरकार की हर सरकार की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने चारों वर्गों का ध्यान रखकर बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे ज्यादा डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने लाइमलाइट में रखा है कि यहाँ पर अच्छा कामकाज हो, क्योंकि जितना विकास होगा, डेवलपमेंट जितना आगे होगा, उतनी तेजी के साथ संसाधन और पैदा होंगे और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो बजट ठीक है, सरकार की एक सोच है। सीबी यादव जी, राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई प्रवक्ता नहीं है, वो बता रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट जो है सबके लिए लाभदायक होगा, सबको फायदा मिलेगा। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, क्यों विपक्षी दलों को ये दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ खामियां दिखाई दे रही हैं? कुछ तो खूबी आप लोगों को भी नजर आई होगी, कोई एक खूबी गिना दीजिए। या सिर्फ हमेशा यही है कि हम सिर्फ उसमें गिनाएंगे, खामियां ही गिनाने की हमने सोच रखी है? खुशबू जी, मैं पढ़ के आता हूँ और पढ़ के आता हूँ तब मैं बात करता हूँ। खुशबू जी, एक खूबी बहुत अच्छी है इस बजट की, वो खूबी है कि नरेंद्र मोदी जी सबक नहीं लिए चुनाव से, अभी भी वही कॉरपोरेट और अंबानी अडानी का बजट बना दिया। ये बहुत शानदार खूबी है इस बजट की, और मैं आंकड़ों से बता रहा हूँ। पहले तो जो राखी जी ने बताया ना कि मैंने आंकड़े गलत पेश किए हैं, पिछली बार टोटल बजट था वो लगभग 44 लाख करोड़ रुपए का था, इस बार ये टोटल बजट है लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का है। और परसेंटेज निकालते तो आपको पता है ना, नीचे वो टोटल मूलधन वाला आता है, और उस मूलधन में अगर आप, मैंने जो आंकड़े दिए, अब राखी जी के आंकड़ों को ही उपयोग ले रहा हूँ। पिछली बार हेल्थ के अंदर ये कह रहे हैं लगभग 86,000 करोड़ रुपए, शायद आगे पीछे 1,000 हो जाए, हाँ 87 है। अब की बार ये कह रहे हैं लगभग 90,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए बढ़े। अगर 3,000 करोड़ रुपए ये बढ़े तो 44 में से 86 करोगे और 90, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको देखो, आपके बीच में तो मैं बिल्कुल भी, मैं गणित समझा रहा हूँ, गणित समझा रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ सर, गणित की मैं टीचर रही हूँ गणित की, सर मुझे मत समझाइए गणित, लेकिन आपने कहा था कि बजट नहीं बढ़ा। देखिए राखी जी, बहस का एक नैतिकता होती है, मैंने आपके बीच में बिल्कुल भी, देखो आप मुझे पॉइंट आउट करके बोलेंगे तो मैं इसको स्पष्ट करूंगी। मैंने ये बोला है कि आपने कहा हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपने ये कहा
की राखी जी, आपको धीरज रखना चाहिए ना, बाद में जब आपकी बारी आए तो कर देना। मैं गलत हूँ तो जैसे मैं कर रहा हूँ कि नहीं है, प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे 87 और 90 में बड़ा कौन है? मैथ्स आप समझ लो। 87,000 राखी जी प्लीज, आपकी बारी आए तब करना ना, मुझे बोलने दीजिए ना। मैं आपको बड़ा क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ा क्या है। 87, हाँ मैं आपको 86,000 बटे 44 लाख गुणा 100, 90,000 बटे 48 लाख गुणा 100 और टोटल परसेंटेज कम आएगा। ये प्राथमिकता तय होती है। आप कहो कि बड़ा कौन, परसेंटेज के हिसाब से बड़ा कौन। अब मैं पूछता हूं, परसेंटेज के हिसाब से पिछली बार बड़ा था, और मैं ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जो अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले जारी किया, ये इसके आंकड़े मैं डिटेल से दे रहा हूं। नहीं आप प्लीज राखी जी, प्लीज आप देखिए, आप प्लीज राखी जी, आप जो है ना बीच में नहीं बोलेंगे। अपनी बारी आए तो बोल सकते हैं राखी जी, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। आपको लगता है कि बैठा हुआ भी आपको बुरा लगता है, हम चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है पूरा मीडिया दरबारी। यादव साहब आप जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर राखी जी जवाब देंगी। राखी जी फिर जवाब देंगे, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ तो कहा आप टोकते ही नहीं हो। आप टोक दिया ना महाराज, 15 मिनट तक राखी जी लगातार बोलते जाते हो, सवाल भी ठीक है, टोक दिया। आप बोलिए। आप इररिलेवेंट बातें करोगे तो क्या जाएगा? चलिए राखी जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए रिक्वेस्ट है आपसे। सीबी यादव जी बात पूरी करिए और जल्दी पूरी करिए। इकोनॉमिक सर्वे जी, अब राखी जी को तो जल्दी पूरी करने के लिए कहते नहीं हो आप, लगातार आप मेरी बारे में राखी जी ले जाते हैं। बेकार की बातों में बहस मत करिए सर, आप अपनी बात पूरी करिए। अरे सर मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। राखी जी को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि राखी जी रामायण लेकर नहीं बैठती हैं। नहीं मेरे को तो बोलने सुना आपने जवाब, आपको इतना टाइम दे रखा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं सर बताइए। मैं भी आपको इतना आप समझते हैं ना टीवी डिबेट का मतलब, जल्दी बोलना होता है सर, फटाफट अपनी बात रखनी। राखी जी भी जवाब देंगी ना आपको। जल्दी बोल रहा हूँ ना आपको। नहीं आप कह रहे हैं राखी जी को वक्त दे देते हैं, राखी जी को इसलिए देते हैं क्योंकि वो तय समय पर अपना वक्त का सदुपयोग करती हैं। हम तो उस मीडिया के सामने बैठे हुए हैं जो पूरा का पूरा, जिस मीडिया का नाम दरबारी मीडिया है, हम आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बेकार की बातें मत करिए। हम भी उन लोगों के सामने बैठे हैं, हम भी उन लोगों के सामने बैठे हुए हैं जो पूरे के पूरे लोग चापलूस कहलाए जाते हैं। सर सीबी यादव जी को हटाइए। नहीं, सीबी यादव जी अगर फैक्ट के साथ बात करें तो इन्हें बोलने दीजिएगा। हटाइए इनका माइक ऑफ कीजिए, इनके पास फैक्ट नहीं होते हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं हमें। राखी राठौर जी देखिए, मुझे लगता है कि ये लगातार फ्रस्ट्रेशन है, कहने के लिए कुछ नहीं, झूठे स्टेटमेंट्स दिए, झूठे स्टेटमेंट्स कहे कि हेल्थ में हमने बजट कम किया, झूठा बोला कि रक्षा में हमने बजट कम किया, झूठ बोले कि हमने कृषि में बजट कम किया, लेकिन बजट हमने बढ़ाया। मुझे लगता है डिस्कशन होना चाहिए, कहीं पर भी कोई कमी है तो आप बताइए, यहाँ पर सटीक साबित हुए थे। आपको याद है ना, जिसको आप दरबारी मीडिया कह रहे हैं, वही चैनल है, ये वही चैनल है। दरबारी लोग आप हैं। अरे सीबी यादव साहब समझिए इस बात को, दरबारी लोग आप हैं। क्या हुआ था याद दिलाऊं क्या आपको फिर से? क्या हुआ था 2018 में? कुर्सी की जंग भूल गए? आला कमान के दरबार में हाजिरी लगाई थी सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने। क्या हुआ था? नकारा निकम्मा क्या हुआ था? दरबारी लोग आप हैं, जी मीडिया नहीं है। जी मीडिया तो आप जैसे दरबारी लोगों की पोल खोलता है, आप लोगों के चेहरे से नकाब हटाता है जी मीडिया, और इसलिए आप लोग बौखला जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? सीबी यादव साहब माफी मांग लीजिए। सीबी यादव साहब, सीबी यादव साहब माफी मांगेंगे, शब्दों को वापस लेंगे आप, तभी आपके फैक्ट रखूंगा मैं सामने। आपने मर्यादाएं लांघी है। सीबी यादव साहब आगे से ध्यान रखिएगा। सीबी यादव साहब एक बात कान खोल के सुनिए। सीबी यादव साहब कान खोलिए, गौर से सुनिए। ये किसी चंगू मंगू चैनल पर नहीं बैठे हैं आप, सुन लीजिए। अरे सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए, कान में दवाई डाल के सुनिए। किसी चंगू मंगू चैनल पर नहीं बैठे हैं, जी राजस्थान पर बैठे हैं। और जी राजस्थान पर मैं सुमित गुप्ता आपसे वादा करता हूं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, तब तक मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अपने शब्दों को वापस लीजिए, ठीक है? राजेश कसेरा जी, राजेश कसेरा जी, ये तो हाल है सर, ये तो हाल है हमारे नेताजी का। बौखला जाते हैं, इनके पास
फैक्ट नहीं होते हैं। इनके पास व्हाट्सएप पे इन्होंने अपना एक अकाउंट बना लिया है और वहां पर जो वायरल न्यूज आती है ना, उसको लेके जी मीडिया पर आ जाते हैं। कुछ सिखाइए सर इनको, आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कुछ इनके ज्ञान चक्षु खोलिए, इनको बताइए, कम से कम दूसरी जगह जाएं तो अपनी फजीहत ना करवाएं। आज पढ़ लें, घर से तो पढ़ के आते नहीं हैं लोग। असल में होता क्या है, घर से पढ़कर आते नहीं है, फिर इन्हें हमें पढ़ाना पड़ता है। जी मीडिया पे जब आते हैं तो ककहरा हमें सिखाना पड़ता है। राजेश कसेरा जी, थोड़ा ककहरा सिखाइए इन्हें, ताकि दूसरी जगह जाके अपनी फजीहत ना करवाएं। सिखाइए कुछ। नहीं, देखिए सुमित जी, हर व्यक्ति कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है, वो रखे भी सही। पूरा हक है, लेकिन गरिमा के तहत अपनी गरिमा लांग कर अगर आप बात रखेंगे तो सुमित गुप्ता वो बात नहीं रखने देगा। ये बात आज ध्यान से अपने दिमाग में डालने से भी यादव साहब, आगे जब भी आएंगे यहां पर सोच समझ के आइएगा। राजेश कसेरा जी। जी देखिए, अगर आप फैक्ट के साथ बात करेंगे तो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उसका आधार क्या है? अगर अगर कोई व्यक्ति अगर काम काज करता है, उसमें अगर वो आगे बढ़ता है, अगर किसी ग्रुप का अगर चेयरमैन यदि किसी पार्टी का सांसद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो अगर हम देश में गिनना और अगर छानना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति का बिजनेस है, अपने काम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब नहीं कि आप सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगा दें। अगर उसका जस्टिफिकेशन हो तो समझ में, आप यहाँ खुली तरह से डिबेट में आप तो बोलने लायक नहीं है। आपने किया क्या अपनी सरकार के वक्त में? कौन से आपने राम राज्य ला दिए थे साहब? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार घोटालों की खान था यूपीए, देखा नहीं? हर नेता, हर मंत्री, किसी को भी खड़ा कर लीजिए आप, हर नेता के ऊपर एक आरोप, हर मंत्री के ऊपर एक आरोप। ये ज्ञान दे रहे हैं आज, बताइए। और ठीक है, आप ज्ञान दीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बात सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर बात सुन रहे हैं। लेकिन साहब, मर्यादा भूलेंगे तो मर्यादा याद दिलाना हमें अच्छे से आता है। सीबी यादव साहब, सुनते रहिएगा आज आप। राजेश कसेरा जी। जी बिल्कुल, देखिए सीबी यादव जी भी एक वरिष्ठ हमारे साथी हैं, काफी टाइम से प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी की रीति नीति पॉलिसी को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये रीति नीतियां हैं क्या इनकी पार्टी की? बजाय अच्छा, ओके राजेश कसेरा जी, अब तो फिर मैं अपनी गलती मान लेता हूं। कांग्रेस की ये रीति नीति है क्या कि आप दूसरी जगह जाइए, वहां जाकर कोशिश कीजिए सामने वाले के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की, और फिर जब सामने वाला आपके चेहरे से नकाब उतारता है तो फिर आप अपनी फजीहत करवा कर लौट आइए और ये रीति नीति जो है अपने आला कमान के सामने नतमस्तक हो जाइए। आपका आला कमान भी देख रहा होगा आज टीवी डिबेट पर कि कैसी फजीहत हो रही है हमारे प्रवक्ता की। ये रीति नीति जो है, यही कांग्रेस को 3 बार से काल के गाल में ले गई है। तभी जो है कसेरा जी, जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनकी रीति नीति जो है वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जनता देख रही है। अभी भी शर्म नहीं आ रही कि माफी मांग लें। राजेश कसेरा जी। खुशबू जी, हमने देखा भी है कि इस चुनाव और पिछले चुनाव के ऊपर लगातार जो कांग्रेस की पॉलिसी रही है वो मीडिया पे डायरेक्ट अटैक की रही है। राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, वो आमतौर पर सीधे तौर पर गोदी मीडिया वर्सेस दूसरा मीडिया। देखिए, मीडिया कोशिश करता है, हमेशा प्रयास ये रहता है कि वो लोगों की आवाज बने, और हमारा काम भी, उत्तरदायित्व भी है। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं राजेश कसेरा जी, जब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं ना, तो कॉल करते हैं मीडिया के पास, आ जाओ सर, कैमरा लेके आ जाओ प्लीज, हमें दिखा दो ना सर प्लीज। मल्लिकार्जुन खड़गे कॉल करते हैं, प्लीज आइए ना, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए ना। ये वही लोग हैं जो फिर मीडिया को गोदी मीडिया बताता है। ऐसा करते हैं जैसे इनको फुटेज ना मिलती हो। फुटेज खाने के लिए इनका बस कहीं और तो चलता नहीं, इनका बस बीजेपी पर तो चल नहीं रहा है। बीजेपी ने तो इनको 3 बार से बाहर का रास्ता नपवा रखा है, अंदर तो घुसने नहीं दे रहा है, बाहर ही भटक रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं। और इनका बस अब वहां की खींच उतारते हैं ये मीडिया पर। खिसियानी बिल्ली, खिसियानी बिल्ली। सीबी यादव साहब बोलिए एक सुर में, खिसियानी बिल्ली। राजेश कसेरा जी। देखिए सुबीर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूरे फैक्ट के साथ और पूरी ताकत के साथ रखें, बजाय मुद्दों को इधर भटकाने से स्थिति कंफ्यूजन की होती है, क्योंकि आप साबित भी कुछ नहीं कर पाते, आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते और आप लोगों को नाराज करने का काम कर देते हैं।
आप देखिए, देश की सरकार है, चाहे कांग्रेस की भी रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, और किसी और दल की भी आएगी, वो राष्ट्र के हित में, लोगों के हित में कामकाज करती है। सीबी यादव साहब भी आ गए हैं फिर से। सीबी यादव साहब अपना रिएक्शन देंगे, बात करेंगे, और हमारे साथ राखी राठौर जी भी जुड़ी हुई हैं। सीबी यादव साहब, फिर से स्वागत है सर आपका, कुर्सी पर आप विराजमान हुए, अच्छा लगा फिर से। सीबी यादव साहब, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा सर, कभी अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको हम समय नहीं दे रहे हैं, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी सहयोगी आपको समय नहीं दे पा रही, आप सर शिकायत कीजिए, आपका शिकायत करने का पूरा अधिकार है सर। लेकिन आपको नहीं लगता सर, व्यक्तिगत आक्षेप करना थोड़ा ठीक नहीं होता है सर? जी सुमित जी, मैं इसी चैनल पे यहीं बैठ के लगातार जी न्यूज़ का इस बात के लिए प्रशंसा करता रहा कि जी न्यूज़ कम से कम रचनात्मक चीज़ें और सामाजिक सरोकार से मुद्दे उठाते हैं। खुशबू जी को मैंने बहुत बार कहा इस बात को कि जी न्यूज़ ऐसे डिबेट के ऐसे विषय लेके आता है। विपक्ष बेसिकली उसे जब समय नहीं मिलता है तो एक तात्कालिक रिएक्शन उसका स्वाभाविक है, क्योंकि उसको सप्रेस्ड किया गया है। और मैं भी अगर मेरी तरफ से आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह के शब्द से क्षति हुई है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं जो बात कह रहा था सुमित जी, उन बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि मैं डेटा एज ए शिक्षक भी हूं। आप देखिए, मैं एज ए कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम किया हूं। मैं बजट को बहुत गहरे से डेटा के साथ ही लाता हूं, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात की है, जिसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, मैं यही कह रहा था। और देखिए, मैं भी अपना पक्ष रख लूं, आप जैसे अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैं भी पक्ष रख लूं सर। चुनाव हुए थे ना, जब विधानसभा चुनाव, जी मीडिया, जी न्यूज ही एकमात्र चैनल था जिसने कांग्रेस को सबसे करीब बताया था बहुमत के सर। जो भी आंकड़े जा रहे थे, जो भी एग्जिट पोल आ रहे थे, उसमें जी न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल था सर। और आप फिर इस तरह की बात करेंगे तो सर थोड़ा दर्द होता है। और माफी मांगने से सर ना आप छोटे होंगे ना हम छोटे होंगे, ये तो आपकी छवि को और विशाल बना देगा। ऐसा ही होता है ना सर। और अच्छा लगा आप दोबारा, तो हम यही तो कह रहे हैं कि जी न्यूज से हमें थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर वो भी हमको उसी तरह से ट्रीट करेगा तो फिर निश्चित तौर पर वो दर्द हमें भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो लोग हमारे मेहमान हैं, जो अधूरी रह गई थी उसको बात को पूरा करने की सर, वक्त सब पूरी बात कर लूं। जी मैं जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं बस सिर्फ उतना पूरा करना चाह रहा हूँ। वो अभी भी मैं आपसे समय मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा था, वो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019-20 के अंदर जो आप बता रहे थे एग्रीकल्चर का डेटा नहीं बताया, वो बताया केवल एग्रीकल्चर प्लस अलायंस, उसमें दूसरी गतिविधियां होती है। 2019-20 में वो 5.44% था, 2020-21 में 5.08% आ गया, 2021-22 में 4.26% हो गया बजट का, 2022-23 में 3.84% हो गया, 2023-24 में 3.20% हो गया, और 2024-25 के भीतर एग्रीकल्चर और अलायंस में 3.15% हो गया। तो आप देखिए कि ये आंकड़ा बिल्कुल स्लो दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर और उसके अलायंस ग्रामीण विकास मोदी सरकार की प्रायोरिटी में बिल्कुल नीचे ग्राफ जा रहा है। और मैं आंकड़ों से बता रहा हूं ये इस बात को। और मैं यही कह रहा हूं कि किसान जो मांग रहे हैं गिफ्ट एमएसपी की गारंटी, हम कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ रुपए, न्यूज लॉन्ड्री की मैं रिपोर्ट खोल रखा हूं, 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का राइट ऑफ कर दिया गया। किसान का अगर मान लीजिए 5 लाख करोड़ रुपए कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा दिल तो दिखाना चाहिए ना। एमएसपी की बात कर रहे हैं सीबी यादव साहब, तो किसानों को फिर ये भी जवाब दीजिए ना, आप ही की तरफ से दिया जाएगा जवाब कि साहब हम क्यों नहीं दे पाए ये एमएसपी की गारंटी। देखिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो में एमएसपी की गारंटी कानून लाने का वादा था। 2004 से 2013 का जो 10 साल का एमएसपी का जो परसेंटेज है, मैं आपको सुमित जी पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं परसेंटेज ग्रोथ भेजता हूं आपको, और 2014 से लेके 2024 की परसेंटेज ग्रोथ भेजता हूं। और एमएसपी मुद्दा नहीं है क्योंकि केवल 6% खरीद होती है सुमित जी, केवल 23 जिनसों पर। इसलिए एमएसपी की ग्रोथ से किसान की आमदनी का कोई संबंध नहीं है, यह हमको समझना पड़ेगा। और किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करने की गारंटी थी सुमित जी, बार बार स्लोगन ये था। 2024 आ गए और अभी भी एनएसओ के आंकड़े कह रहे हैं कि किसान की आमदनी को अगर परसेंटेज के साथ निकालेंगे तो नहीं निकला है ना। एमएसपी दे हमें, आप कह रहे हैं एमएसपी का मुद्दा नहीं, किसानों को या तो किसी ने भ्रमित किया है। फिर किसान तो आज भी वही कह रहा है एमएसपी का मुद्दा है। नहीं, सुमित जी,
सुमी जी करेक्ट कीजिए। एमएसपी का मुद्दा ये नहीं है कि एमएसपी बढ़ा दे तो किसान की कोई समृद्धि आ जाएगी। एमएसपी की गारंटी चाहिए किसान को। हाँ, गारंटी चाहिए। गारंटी ये दो की अलग बात अलग कर रहा हूं चीजें सर हैं। मैं। मतलब केवल 6% की खरीद होती है, हाँ, मैं गारंटी की ही बात कर रहा हूं 94% तो सर। खरीद ही नहीं होती है ना। हाँ ठीक है, राखी राठौर जी। हाँ, तो वो गारंटी चाहिए ना। हाँ, वो गारंटी की ही बात कर रहा हूं। गारंटी चाहिए, वो गारंटी पे बात हो रही है जिसका कांग्रेस मैनिफेस्टो में सबसे प्राथमिकता पे रखा है इस बात को। ये गारंटी आप लोग क्यों नहीं दे पाए थे? आप लोग दे देते ये गारंटी। अरे हम नहीं दे पाए तब तो सत्ता से चले गए। अब एमएसपी की गारंटी क्या साथ में हम आए हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। राखी जी, ये बात हमने मैनिफेस्टो के भीतर प्रायोरिटी से रखी है इस बात ठीक है। को। राखी जी मान रहे सीबी यादव जी कि वो गारंटी नहीं दे पाए, सत्ता से बाहर हो गए। अब आप लोग तो गारंटी दे दीजिए। देखिए, लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए सरकार ने किया। और मैं सुमित जी ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे डेटाज इन्होंने बताए, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज 11 करोड़ से ऊपर किसानों को अगर किसान सम्मान निधि मिलती है तो क्या ये पैसा बढ़ के मिली होगी बजट में या पैसा घट के मिली होगी? सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि एमएसपी की बढ़ोतरी, एमएसपी पे ज्यादा खरीद, किसान सम्मान निधि और लगातार जो इनोवेशन जो लगातार। आप ये बताइए, यूरिया की कीमतें आप देखिए, उस समय यूरिया की इतनी किल्लत हुआ करती थी और आज यूरिया जो है, जो बाकी आसपास के देशों में बहुत महंगा 3-3 हजार रुपए का एक जो है कट्टा मिलता है, वहां यहाँ पर हम 300 में अवेलेबल कराते हैं। नैनो यूरिया पर हम लोग आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार किया जा रहा है। देखिए यादव जी, आप विपक्ष में हैं, आपको बजट की कमियां निकालनी है, वो आपका काम रहेगा, लेकिन अच्छी सार्थक चर्चा तभी होती जब कुछ बातें आपको जो लगता है कि युवा अगर 4 करोड़ बेनिफिशियल होंगे तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। हर चीज के लिए नेगेटिविटी एक्चुअली क्या है कि इतनी नेगेटिविटी यादव साहब, अब आपको मौका नहीं दे पाऊंगा मैं। अब इंतजार आपका नेक्स्ट टाइम रहेगा मुझे। देश की बात आप फिर से आइएगा, फिर से आपसे चर्चा करेंगे लंबी चौड़ी। सर आप भी आइएगा, बीजेपी भी आएगी, आरएलपी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे और सभी से एक सार्थक चर्चा हो, यही हमारी एक उम्मीद रहती है सर। इसी के साथ 5 का पंच में हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।